आप सभी लोग वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, और हम यहाँ पे आपका इंतजार करें, तो चलो वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच टेक्निकल साहब जी, जो आपने मुझे लाइव कर दिया। और फिर से एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज की हमारी एनसीईआरटी की सीरीज में, जहां पर हम और आज और भी विज्ञान के जबरदस्त क्वेश्चन देखने वाले, जो आपके डी ट्रिपल एस बी, केवीएस और सीटेट में पूछे गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो मैंने कल आप सभी के लिए होमवर्क दिया था, चलिए बताइए, सभी लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलिए बताइए। तो 2025 में जो हमने शुरुआत की थी, जहां पर आप सभी को पता है कि आने वाली जुलाई मंथ में जो आपका सेटेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके पहले हो सकता है डी ट्रिपल एस भी हो जाए, और उसके पहले केवीएस का भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इन सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे, तो ये आपका सेशन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ पे बोला गया है कि एंजाइम पेप्सिन का कार्य कौन सा होता है, जो डी ट्रिपल एस बी में 2014 में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है पेप्सिन क्या करता है जी। बिल्कुल, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी को पता है, हमने पढ़े हैं कि ये पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है, सबसे पहले सभी लोग मुझे बताएंगे ये पेप्सिन कहां पर सीक्रेट होता है। ये हमारे पेट में बनता है। कहां पे बनता है? पेट में बनता है। पर पेप्सिन बनने से पहले पेट में हमारा बनता है पेप्सिनोजेन। क्या बनता है जी? पेप्सिनोजेन बनता है, जो कि एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम होता है। इनएक्टिव एंजाइम होता है, और जब ये किसी भी हमारे पेट में बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अम्ल के संपर्क में आ जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पेप्सिन में। और यही पेप्सिन जो होता है भाई साहब, कन्वर्ट करता है आपके प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेगा, और उसे जो है पेप्टिनोस में कन्वर्ट करके, और उसके बाद उसे तोड़ा जाता है किसमें जी? अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है? अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद करने वाले और कौन से एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं? सबसे पहले आपको ये पेप्सिन तो याद रह जाएगा, और उसी तरह से हमारे हमारे अग्नाशय में बनने वाला एक एंजाइम होता है, जिसका नाम क्या है जी? उसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्लियर हो गया है सभी को? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। इसका भी आंसर कर देंगे कि ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो खाने में मौजूद स्टार्च को कन्वर्ट करता है शर्करा में? किसी को पता है जी? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट करना है आंसर। क्या कर रहे हो? चलो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करना है शुगर में, तो इसके लिए मदद कौन करेगा? ये करेगा आपका एमिलेज एंजाइम। कौन सा करेगा जी? एमिलेज एंजाइम करता है। और उसी तरह से वसा को अगर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा होता है? चलिए फास्ट, इसके लिए कौन सा एंजाइम रहेगा जी? जब कभी भी वसा को ग्लिसरॉल में या उसे कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड में, तो उस टाइम पे जो एंजाइम काम में आते हैं, उसका नाम क्या है जी? लाइपेज। उसका नाम क्या है? लाइपेज। और वसा को अम्ल में बदलना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा पेट, और यहाँ पे बनने वाला ये जो पेप्सिन है, वो प्रोटीन्स को तोड़कर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हमारे पेट में ऐसी कौन सी पेट में नहीं बोलूंगा, हमारी छोटी आंत में एक ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या है? हमारी छोटी आंत में एक ग्रंथि होती है इस पार्ट में, जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ड्यूडेनम बोलते हैं। इस ड्यूडेनम में एक ग्रंथि होती है, जो कि एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ निकालते हैं, क्षारीय द्रव जो है वो स्त्राव करती है, और उसके वजह से अग्नाशय से आने वाला जो ट्रिप्सिनोजेन नाम का एंजाइम होता है, उसे एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए मदद किया जाता है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है आंसर तो दे रहे, पर ग्रंथि का नाम नहीं बता रहे। उसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, वो होती है आपकी ब्रूनस ग्लैंड। वो होती है आपकी ब्रूनस ग्लैंड। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से ये भी बता दिया। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारे पेट में दो प्रकार का पाचन होता है। जब कभी पेट की बात की जाए, देखिए पेट को छोड़कर हमने ये पढ़े हैं कि पूर्ण पाचन कहां पर होता है जी? पूर्ण पाचन कहां पे होता है? पूर्ण पाचन होता है हमारी छोटी आंत में। कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। पर वही अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी?
स्टमक की माने कि पेट की अगर मैं बात करा तो पेट में दो प्रकार से पाचन किया जाता है। पहला पाचन जिसे बोलेंगे हम रासायनिक पाचन या बोलेंगे केमिकल डाइजेशन, जो एसिड और एंजाइम की मदद से जो है खाने को तोड़ने का काम करने की। पर अगर आप पेट को काटोगे भाई साहब, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पेट को जब खड़ा काटोगे तो आपको पेट के अंदर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आएगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऐसे लगता है कि जैसे कि कुछ नसें हो या फूला हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसे बोला जाता है रुगे, इसे बोला जाता है, ये जो स्ट्रक्चर उभरा हुआ नजर आ रहा है इसे बोला जाता है रुगी या रुगे बोला जाता है। और इसमें खाना जाने के बाद पेट हमारा क्या करता है, उसको मरोड़ मरोड़ कर तोड़ने का काम करता है। तो इसे बोला जाता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन, इसे बोला जाता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन, मान की इसे बोलेंगे यांत्रिक पाचन। क्या बोलेंगे? यांत्रिक पाचन बोलेंगे। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे शरीर में पाचन दो पद्धति से होता है, एक होता है आपका केमिकल डाइजेशन और एक होता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन। और दोनों प्रकार का डाइजेशन हमारे एक ही अंग में पाया जाता है, वो होता है हमारा पेट, हमारा स्टमक। और बाकी पेट को अलावा जितना भी पोर्शन, छोटी आंत बड़ी आंत, इनमें होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। ये DSSB में पूछा गया है, एक ऐसा जीव जो सबसे छोटा है और खुद की ग्रोथ खुद कर सकता है और प्रजनन भी कर सकता है, उस जीव का नाम क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर क्या रहेगा? माइकोप्लाज्मा। पर माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु होता है, ये भी आपको भूलना नहीं है। एक ऐसा जीवाणु जिसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे, जनरली बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेल वॉल किससे बनी होती है? देखते कितने लोगों को याद आता है। हमने ये पढ़े हैं कि आपको फंगी के ऊपर काइटिन नाम का जो है सेल वॉल मिलेगा। मैं अगर बात करता हूं पौधों की, तो पौधों की कोशिका के ऊपर सेलुलोज मिलता है। मैं अगर बात करता हूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो किससे बनी होती है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया दिलीप जी, सबने बढ़िया आंसर दिया। वो होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन, वो होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और किसी को पता है कि ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है? क्या होता है बैक्टीरियोफेज? चलिए, ये कौन सा जीव है? ये कौन सा जीव है? चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। बैक्टीरियोफेज क्या है अगर पूछा जाता है तो ये एक प्रकार का वायरस है। वायरस माने कि एक प्रकार का विषाणु होता है जो केवल और केवल जीवाणु का पोषण करता है, माने कि जीवाणु को खाने का काम करता है। जीवाणु को खाता है, माने कि इसका पोषण विधि क्या है? पैरासिटिक है। और साथ में ये किसके ऊपर निर्भर करता है? केवल जीवाणु माने कि बैक्टीरिया को खाकर ही जिंदा रहता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। माइकोप्लाज्मा हमने देख लिया, और ये रहा माइकोप्लाज्मा का सेल, सॉरी हमारा ओहम सेल, और ये रहा हमारा स्पर्म सेल, ठीक है। और ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा है, बराबर है। और उसी तरह से इस शुतुरमुर्ग के अंडे में पाए जाने वाली जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है, दुनिया की सबसे सबसे बड़ी कोशिका है। आज ही मैंने बीपीएससी में इसको क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते। ये रहा आपका शुतुरमुर्ग प्यारा सा, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप? और साथ में यही क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में भी आया हुआ है। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जल्दी से, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में धान की फसल में उत्पादक के उपयोग किया जाता है? उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा जी? राइजोबियम, फंगी, अजिटोबैक्टर या ब्रू ग्रीन अर्गे? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने जो है आंसर तो दे दिया है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धान की खेती होती है उसके लिए उर्वरक के रूप में बोला गया है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो है
हम ब्लू ग्रीन अलगी को इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी को। यहाँ पे लगभग 90% लोगों ने जो है वो गलत आंसर दिया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? ब्लू ग्रीन अलगी। क्या रहेगी? ब्लू ग्रीन अलगी। राइजोबियम के बाद जिन लोगों ने किए कि राइजोबियम जो है वो एक्चुअली अकेला रहने वाला एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन माने कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मदद करता है। बराबर है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया। फंगी की बात करूंगा तो कवक की वजह से धान की खेती और बाकी वजह से जो धान की खेती में जो रस्ट ऑफ व्हीट बोला जाता है ना, रस्ट ऑफ व्हीट बोला जाता है, वो डिसीज एक्चुअली एक प्रकार का फंगल डिसीज होता है। और उसी तरह से राइजोबियम जो है भाई साहब स्थिरीकरण करने वाला होता है और अजिटोबैक्टर भी स्थिरीकरण करता है। पर दोनों डिफरेंस ये है कि अजिटोबैक्टर अकेला रहता है और राइजोबियम जो है भाई साहब वो जड़ों के साथ रहता है। ये एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, म्यूचुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है पौधों के साथ। ठीक है, क्लियर है जी सभी को? चलिए आगे। और ये रहा आपका साइनोबैक्टीरिया। ये आप सभी को पता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि पानी के ऊपर जो है हरी हरी काय के जैसा एक द्रव चिपचिपा पदार्थ जो है फैल जाता है और ये जनरली आपको रेनी सीजन में देखने को मिलेगा। और यह पदार्थ कोई और नहीं मतलब एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और उसी को ही हम बायो फर्टिलाइजर करके जो है पैडी क्रॉप्स माने कि जो धान की खेती होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है। और उसी तरह से ये ब्लू ग्रीन अर्गी जो है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अर्गी है ये धान के खेतों को क्या देता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। और उसी तरह से ये फोटो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का डाटा है। और उसी तरह से उनको धान के खेती को विटामिन मिलते हैं, अमीनो एसिड्स मिलते हैं और ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं जो हमारे खेती की या हमारी जो धरती होती है खेती की उसकी फर्टिलिटी या उसकी जो उपज होती है वो बढ़ाने में मदद करती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा वो ब्लू ग्रीन अर्गी जिसका नाम है। और इसी के अंदर जो कोशिका पाई जाती है हेटेरोसाइट, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हेटेरोसिस्ट नाम की एक कोशिका उसी के अंदर पाई जाती है। और यही कोशिका जो है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करती है। यह भी आपको क्लियर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगार अगार भाई साहब कहां से प्राप्त होता है? अगार अगार इसका एक प्रकार का जेली टाइप सब्सटेंस होता है जो जनरली फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। या ये जनरली जो है जो आपके क्या कहेंगे उसको, जो स्पेसिमन होते हैं हमारे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, उनको स्टोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगार अगार ये एक प्रकार का क्या है जी? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग बोले कि सर बी ऑप्शन रहेगा। बी माने की अलगी, बिल्कुल सही बात बोले आपने। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? ये देखिए अगार अगार जो गैलेडियम और ग्रासिलिया नाम की जो अलगी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। गैलेडियम और ग्रासिलिया नाम की जो अलगी होती है जो शैवाल होती है उससे प्राप्त की जाती है। और ये जनरली आपको इस प्रकार की मिलती है, रेड कलर के मिलती है। ठीक है, और उसी तरह से ये बोला जाता है कि इनके अंदर कौन से प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं? कोई बता सकता है क्या? देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट ए जो है वो सब में पाया जाता है। इनमें जो है कौन सा पाया जाता है? इसमें सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसे बोला जाता है रोडोफेसी, CIE। थोड़ा सा स्पेलिंग आगे पीछे हुआ होगा शायद, तो इसे बोला जाता है रोडोफेसी। रोडोफेसी नाम का एक अलगी माने कि शैवाल का टाइप होता है जो जनरली आपको रेड कलर में नजर आता है। कैसे नजर आता है? रेड कलर में नजर आता है। और ये रहा आपका अगार अगार जेल जो खाने में और अदर जो मेडिकल पर्पज से उसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा आपका अलगी माने की शैवाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम इजी क्वेश्चन। देखो ये सभी क्वेश्चन जो ले रहा हूं ये एक्चुअली आपके DSSB में पूछे गए क्वेश्चन है, PRT लेवल के हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, ईस्ट यूज इन द मेकिंग ब्रेड
ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ फंगस, माने कि एक प्रकार का कवक है। खमीर जिसका उपयोग रोटी माने कि जो ब्रेड होते हैं उसे बनाने में मदद किया इस्तेमाल किया जाता है, वो एक प्रकार का फंगस कवक होता है। और इसी का मतलब क्या है कि ईस्ट माने कि खमीर ये अवायवीय शोषण करता है। क्या करता है? अवायवीय शोषण करता है, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जो इथेनॉल होते हैं ये एज ए बाय प्रोडक्ट करके मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा सकते हैं। DSSB DLSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा 120 दिन। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि मानव रक्त जो होते हैं, जो आरबीसी जिसे बोलते हैं, इसके 120 दिन का एवरेज जो है वो लाइफ होता है। आरबीसी मरती कहां पर है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप क्या करोगे जी? इसका आंसर रहेगा आपका स्प्लीन, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्लीहा क्या करते हैं? मरी हुई आरबीसी को तोड़कर वो लिवर के पास भेजती है। क्या बोलती है? लिवर के पास भेजती है। और लिवर क्या करती है जी? उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन अलग करती है और हिम अलग करती है, माने कि आयरन अलग करने का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक चार्ट दिया है, जहां पर जो विभिन्न कोशिकाएं हमारी ब्लड के अंदर पाई जाती है उनकी संख्या कितनी होती है और उनकी लाइफ कितनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं किसकी जी? मैं बात कर रहा हूं आरबीसी की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आरबीसी की। तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है अगर ऐसे पूछा जाता है तो वो लगभग होती है 5.2 मिलियन के आसपास होती है। कितनी होती है? 5.2 मिलियन के आसपास होती है। और इसकी लाइफ कितनी होती है जी? वो 120 दिन तक होती है। कितनी? 120 दिन तक होती है। और उसके बाद ल्यूकोसाइट माने कि जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, इसकी एवरेज जो संख्या होती है वो होती है 7,000। कितनी होती है? 7,000। सर इतनी कम क्यों? आरबीसी अगर मान लीजिए 5.2 मिलियन माने कि लगभग 52 लाख अगर आरबीसी हमारे शरीर में पाई जाती है तो डब्ल्यूबीसी इतनी क्यों? एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण और उनका उपयोग तभी होता है जब जब हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोजन इंटर कर जाए, जो हमारे शरीर को रोगाणु माने कि जिसे हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? बीमार कर दे। उस टाइम पे क्या हो जाता है? इनकी संख्या हजारों में बढ़ जाती है। इनकी संख्या बढ़ जाएंगी और वो पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर लाखों में हो गई तो समझ लीजिएगा आपका शरीर एक पर्टिकुलर डिसीज से ग्रसित हो जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई साहब कैंसर। क्या है जी? उसे बोला जाता है कैंसर। क्लियर है जी? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा ब्लड कंटेंट। आप सभी को पता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो है एक तरल पदार्थ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा, जो लगभग 55% होता है। पर वही अगर मैं बात करूंगा ब्लड सेल्स की माने कि कोशिकाओं की, तो वो होती है लगभग 45%। कितनी होती है? 45%। और उसमें भी अगर 1% से भी कम क्या होते हैं जी? आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। कितनी होती है? 1% से भी कम, जो लगभग एज एन एवरेज अगर पकड़ा जाए तो उनका आंकड़ा होता है लगभग 7,000। कितना होता है? 7,000। ठीक है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे, हमने डेंगू नाम का एक डिसीज पढ़ा है। हमने डेंगू नाम का एक डिसीज पढ़ा है जो कि एडिस नाम के मच्छर के वजह से होता है। एडिस नाम की मच्छर से होता है और डेंगी नाम के वायरस के वजह से होता है। डेंगू एक प्रकार का वायरल डिसीज है, माने कि ये विषाणु जन्य रोग होता है। और आप सभी लोग मुझे बताएं कि डेंगू में एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? ये बहुत बढ़िया। तो हमारे ब्लड में मौजूद जो प्लेटलेट्स होते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है? संख्या कम हो जाती है। और ये मुख्य कारण है हमारे डेंगू का। और अगर किसी को डेंगू के लक्षण नजर आ रहे तो समझ लीजिएगा, सबसे पहले डेंगू का बुखार आएगा और आपकी आंखों के पीछे में, ये हमारी आंख है ना, उसके पीछे में आपको जो है हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगेगा। और वो हल्का हल्का दर्द जो है उससे ही हम क्या बोलते हैं कि शायद इसको डेंगू हुआ है, ऐसे बोला जाता है। ये बात भी आपको क्लियर रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। यहां पे बोला गया है कि
जब लॉन्गिट्यूडनल वेव माने कि अनुदैर्घ्य तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में शुरू से अंत तक परागत होने वाली राशि कौन सी होती है। चलिए देखते हैं कौन इसका उत्तर कर पाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोगों को यह समझ में आता है। चलिए जी, फास्ट, बहुत बढ़िया। वो डायलॉग याद आ रहा है मुझे जो एक बार मैंने बोला था, जीजा जी जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, है ना। वैसा ही हो रहा है। एक ने आंसर क्या दे दिया भाई साहब, सी। तो सभी लोग जो है सी 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 करने लगे, सिटी बज रही है। दिमाग लगाओ, हमने अक्सर बोला है आपको कि जब कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है तो केवल यहां से आपका ऊर्जा का आवागमन होता है। एक बात मुझे बताइए, कभी आपने देखा है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई माध्यम है, वो ट्रैवल करते करते माध्यम दो के तरफ पास चला गया, ऐसा कभी हुआ है? कभी हुआ है? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीडियम जहां का वही रहता है, कोई मीडियम ट्रैवल नहीं करता। हमने पढ़े हैं कि जब कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन के फॉर्म में, जिसे हम संपीड़न और विरन बोलते हैं, तो वहां पे जो कण होते हैं वो केवल आगे पीछे होते हैं, वो अपनी जगह छोड़कर चले नहीं जाते। तो इसका आंसर क्या रहेगा, केवल और केवल जो ऊर्जा होती है वो एक माध्यम से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। क्लियर है? चलो भाई साहब फिर से एक बार गड़बड़ कर दे, चलो इसका आंसर कर देंगे। अब यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, अब यहाँ पे कोई भी गलत नहीं करेगा। ये आपके एनवीएस सॉरी केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये केवीएस का क्वेश्चन है। जी बताइए, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। यहाँ पे बोला गया है कि जो ध्वनि माने की साउंड होती है उसकी गति कहां पर ज्यादा रहेगी, प्रेशर ऑफ द मीडियम इज डिक्रीज। तो पहली बात तो यह है कि ध्वनि जो होती है वो प्रेशर के ऊपर निर्भर नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, जी बिल्कुल, हमने पढ़े कि जब कभी भी किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी, ये आपका सही रहेगा। ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम, जी बिल्कुल सही बात, जब कभी भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उस टाइम पे भी ध्वनि की गति बढ़ेगी। माने कि आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। और यहाँ पे गलत कर दिए भाई साहब, बदल जाओ, सभी लोग अपना आंसर चेंज कर देंगे और सीधा डी के ऊपर भाई साहब धड़का मार देंगे। चलो बताओ, मार दो भाई साहब, है ना। कितने लोगों ने पलटी मारी बताओ, कितने लोगों ने पलटी मारी? सभी ने पलटी मारी। यहाँ पे तो मुझे इतना समझ में आ गया है, हमने पढ़े हैं कि जब कभी भी किसी भी माध्यम का तापमान अगर बढ़ता है तो साउंड की गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ना इसका मतलब क्या है जी, मान लीजिए हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाना, माने कि इसे बोलेंगे हम आर्द्रता बढ़ जानी। माने कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो ऑब्वियस है हवा का घनत्व बढ़ जाएगा, और जब कभी भी ऐसा होता है तो साउंड माने कि ध्वनि की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीपीएससी और एनडीए 2018 और 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, और सेम टू सेम क्वेश्चन आज बीपीएससी में भी मैंने लिया था। अगर आपको याद आ रहा है तो सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, बस ऑप्शन के नंबर चेंज हुए हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज जो है वो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है। और वही अगर मान लीजिए 20 हर्ट्ज से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी चली गई, इसे बोलेंगे हम इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और उसी तरह से अगर मान लीजिए 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी चली गई तो उसे बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है। सभी लोग मुझे बताएंगे क्या इंसान इंफ्रारेड साउंड सुन सकता है क्या? यस और नो, देखते कितने लोग जो है सही उत्तर कर पाते हैं। क्या इंसान इंफ्रारेड साउंड जो होता है क्या उसे सुन सकता है? चलिए, नहीं सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा, बिल्कुल नहीं सुन पाएगा। और ये नहीं सुन पाने के वजह से ही जो हमारा भूकंप की तरंगे होती है भाई साहब, जो भूकंप की तरंगे होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है। लगभग मान लीजिए
10 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और इसीलिए भूकंप की तरंगों को भी इंसान नहीं सुन सकता है, जिसे हम भूकंप की तरंगों को हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम सिस्मिक वेव। इसे हम क्या बोलते हैं जी, सिस्मिक वेव बोलते हैं। और यही सिस्मिक वेव जो जिसे हम सुन नहीं पाते वो एक प्रकार की भूकंप की तरंगे। और ये भूकंप की तरंगे कौन सी प्रकार की तरंगे होती है, ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे है। कैसी है, यांत्रिक तरंगे। बहुत बढ़िया जी। हाथी सुन सकते हैं, कुत्ते सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकती है, रैट मान की चूहे सुन सकते हैं, मान की जो जानवर जिनकी सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से कम है, इंफ्रासाउंड जो सुन सकते हैं वो भूकंप की आहट भी सुन सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर कर पाता है। आईएएस यूपीएससी का क्वेश्चन है, फोड़ पाओगे या वही से फिर भी? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए बोला गया है निम्नलिखित विधानों पर विचार कीजिए। पहला दिया है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, मान लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसे हम NOx बोलते हैं, मान कि CO2, NOx, और ऑक्साइड ऑफ सल्फर मान कि SO2 पकड़ लीजिए। आज ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में लिया था, अगर आपको याद आ रहा है। मैंने यहाँ पे बोला भी था कि यूपीएससी में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये रहा वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बीपीएससी में बोला था कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है, और ये रहा उसका प्रूफ। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाले इमिशंस कौन कौन से होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी जो है यहां से निकलते हैं। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कोयले के बारे में, कोल के बारे में। एक बात मुझे बताओ, कोयले में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसके वजह से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो वो है हमारा कार्बन। कौन सा है जी, कार्बन। कार्बन के वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और कोयले में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और इसीलिए इसीलिए अभी आपने सुना होगा कि जो COP हुआ था भाई साहब, कॉप की जो मीटिंग हुई थी, वहां पे बोला गया था कि कार्बन इमिशन के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। उसी वजह से थर्मल पावर स्टेशन जहां पे कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको बैन करना या उनकी मात्रा धीरे धीरे कम करना वहां पे डिसाइड किया गया था। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी हमारे भारत में लगभग 60% से भी ज्यादा ऊर्जा जो बनती है वो थर्मल पावर स्टेशन से बढ़ती है, जहां पे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के वजह से भारत के अगर कुछ सिटीज की बात करूंगा, अगर मैं बोलने में थोड़ी सी शर्म भी आती है पर अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये एक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल डाटा है। वहां पे ऐसे बोला जाता है कि अगर मैं टॉप 10 ऐसे सिटीज की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, उसमें से 10 में से कम 5 से अधिक जो सिटीज, जो शहर है भाई साहब, वो भारत से है। कहां से है, भारत से। मैंने पढ़ा भी था शायद 2022 में या 23 में, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर, उसके पहले लखनऊ, और उसके पहले जो है दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में गिनी जानी थी। क्लियर है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CAPF एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। समुद्री तरंगों के दो क्रमागत शीर्ष अथवा गर्त, जिसे हम ट्रफ बोलते हैं, के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। माने कि समुद्र की जो लहरें उठती है भाई साहब, इस तरह से, है ना, इस तरह से लहरी जो उठती है, ठीक है, ये लहरें जो उठ रही है भाई साहब, तो ये इन लहरों के बीच में जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या बोला जाता है, क्रेस्ट, माने जिसे बोलेंगे हम शीर्ष। और ये जो आपका पोर्शन नजर आ रहा है, ये इसे नीचे वाला पोर्शन, इसे बोला जाता है ट्रफ। ठीक है, तो पूछा गया है कि दो क्रमागत शीर्ष, माने कि दो क्रमागत क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है, इसे हम क्या बोलेंगे जी, इसे बोलेंगे हम वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपके लैम्बडा से। और जस्ट अभी अभी जो हमारा कल साउंड इस चैप्टर जो हमने पढ़े थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको पूछा जाए कि दो, अगर आपके पास अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है, तो पहला क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट,
इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो लैम्बडा होती है। उसी तरह से जो पहला ट्रफ और दूसरा ट्रफ आ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी भी लैम्बडा रहेगी। और उसी तरह से अगर यहां से पकड़ रहा हो तो यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी रहेगी वो भी आपकी लैम्बडा रहेगी। और लैम्बडा मतलब क्या होता है? एक तरंग की लंबाई, एक तरंग की लंबाई। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस लैम्बडा को गिनने के लिए हम कौन सी इकाई का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी इकाई का इस्तेमाल करते? तो याद रखिएगा, उसमें इस्तेमाल करते हैं हम मीटर, पर जनरली एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम जो है इस इकाई से जो है उसे गिना जाता है। क्योंकि ऐसा इकाई अगर पूछी जाती है तो वो मीटर रहेगी, पर जनरली हम क्या करते हैं? एंगस्ट्रॉम नाम का इकाई इस्तेमाल करते हैं, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है जी? वो 10 का घात माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 का घात माइनस 10 मीटर होता है। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? वेव लेंथ रहेगा। क्या रहेगा? वेव लेंथ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और साथ में यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। वर्क के बारे में पूछा गया है, वर्क इकाई रहेगी जूल। क्या रहेगी? इकाई रहेगी जूल। और सभी लोग वर्क कौन सी प्रकार की राशि है वो भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। माने कि ये सदिश राशि है कि भाई साहब ये अदिश राशि है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? कि सर वर्क एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश राशि होती है। ये न्यूटन किसकी इकाई है? ये है आपकी बल की इकाई। वैट किसकी इकाई है? ये आपकी पावर की इकाई, माने की शक्ति की इकाई। और डाइन ये भी आपकी बल की ही इकाई रहेगी, पर ये आपका सीजीएस यूनिट है। कैसा है? सीजीएस यूनिट होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ओके, तो एनसीईआरटी का टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे ये फार्मूला हमने पढ़े हैं पहले भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन ही लेने की आज कोशिश कर रहा हूं। और आप सभी को पता है कि कल संडे है, और संडे के दिन जो है हमारा कल 2 बजे जो है मैराथन होने वाला है। कल 2 बजे हमारा मैराथन होने वाला है, जहां पे मैक्सिमम पीवाईक्यू जो मैं आपके सभी के कवर करने वाला हूं। और मैक्सिमम कितने होते हैं वो आप पे डिपेंड करेंगे। 200 पढ़ सकते हो, 300, 500, 1000। ठीक है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, बस कल प्रेजेंट रहकर अपनी तैयारी को मजबूती आपको देना है। ठीक है, चलो इसका आंसर करेंगे। यदि एक बल F किसी वस्तु पर पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है और इसके ऊपर हमने बल लगाया है। बल मान लीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और बोल रहा है पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है, माने कि इस दिशा में उसके ऊपर बल लगाया है। जबकि वस्तु का विस्थापन पूर्व की ओर हो रहा है, पर वस्तु जो है इधर नहीं जा रही है, उसका विस्थापन इधर हो रहा है। ये विस्थापन और ये उसका बल हो गया। तो यहाँ पे किया गया कार्य कैसे रहेगा? वहां पे हमने पढ़े हैं कि जब कभी भी बल और विस्थापन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री रहेगा, वहां पे किया गया कार्य कितना रहेगा? निगेटिव रहेगा, नकारात्मक रहेगा। क्या रहेगा? नकारात्मक रहेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी आपका? ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। पारसेक किसकी इकाई है? एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे कि पारसेक किसकी इकाई होती है। एकदम इजी आंसर है। इसका आंसर रहेगा आपका ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। और पारसेक जो है एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, माने कि जो खगोलीय पिंड जो होते हैं भाई साहब, जो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, उनके बीच की अगर हमें दूरी गिननी है तो उस टाइम पे हम टेप मीटर लेकर नहीं जाएंगे कि भाई साहब देखो सूरज और धरती के बीच का अंतर कितना है जी, इतना है। पॉसिबल ही नहीं है। तो उस टाइम पे जो यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं वो पारसेक होते हैं। और उसमें इस्तेमाल करने वाले एक पद्धति का नाम भी याद रखिएगा, पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड नाम की एक पद्धति होती है जिससे जो है खगोलीय पिंडों की मध्यम की जो दूरी होती है उसे इस्तेमाल करने के लिए पैरालैक्स मेथड जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके ओके। और उसी तरह से पारसेक से अलावा एक और यूनिट हमने पढ़े थे, लाइट ईयर।
लाइट ईयर के बारे में तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओ। और उसी तरह से होता है एक एयू जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सभी के सभी इकाई जो होती है वो ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उनको गिनने के लिए जो है, उनके बीच की दूरी जो है वो गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये आप देख सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, ये सभी के सभी इकाई जो है दो धरती सूरज हो गए, दो प्लैनेट्स के बीच का अंतर जो होता है उनको गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिराइव्ड यूनिट। चलिए बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न इकाई है। व्युत्पन्न इकाई मतलब क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट। और डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? जो हमारे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास 7 भौतिक ऐसी राशियां जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, उनसे बनने वाली जो इकाई होती है भाई साहब वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। माने कि हमारे पास कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है? वो है हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी होती है जी? वो होती है हमारी 7। और इस 7 के अलावा जितने भी बाकी के हैं उनको सभी को क्या बोला जाता है जी? डिराइव्ड यूनिट, माने कि व्युत्पन्न इकाई बोली जाती है। माने कि अगर हमें लंबाई को गिनना है तो लंबाई को गिनने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, यह आपकी फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड, समय को अगर हमें गिनना है तो समय माने कि सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें मास माने कि अगर हमें द्रव्यमान गिनना है तो हम इस्तेमाल करेंगे किलोग्राम। पर अगर मान लीजिए इस जूल के बारे में पूछूं तो जूल गिना जाता है हमारा वर्क या एनर्जी के बारे में, बराबर है। और ये वर्क और एनर्जी दोनों भी कैसी राशि है? ये व्युत्पन्न राशियां है, माने कि ये डिराइव्ड क्या है जी? फिजिकल क्वांटिटीज है। और इसीलिए यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? जूल आएगा। क्या आएगा? जूल। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं। और ये रही वो 7 फंडामेंटल राशियां या क्वांटिटीज जो हम बोलते हैं कि ये फंडामेंटल यानी कि बेसिक है। और इनकी इकाई मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो मोल होता है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, उसे गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 7 यूनिट जो आपको नजर आ रहे हैं ये सभी के सभी उनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। और ये 7 के अलावा जितने भी प्रेजेंट है उन सभी को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट। यहां पे 2 यूनिट और आपको ध्यान में रखने हैं जिनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और हमारे पास ये कितने हैं जी? 2 है। 2 कौन कौन से है? पहले होता है आपका रेडियन, पहला है आपका रेडियन और दूसरा है आपका स्टेरेडियन। दूसरा कौन सा है? स्टेरेडियन। और ये दोनों भी जो इकाई आपको नजर आ रही है ये जनरली कोण के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंगल को गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी को क्वेश्चन विजिबल है ऐसी आशा करता हूं। और सभी लोग मुझे बताएंगे, यहां पे बोला गया है कि न्यूटन को किस तरह से लिख सकते हैं। न्यूटन को किस तरह से लिख सकते हैं इसे थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूं। चलिए न्यूटन को किस तरह से लिख सकते हैं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। न्यूटन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? न्यूटन इकाई किसकी है जी? बल की। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है जी? वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास। अरे ये तो गायब हो गया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास मतलब होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन माने कि मतलब होता है त्वरण। ये होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? केजी मीटर सेकंड का पावर -2। केजी मीटर सेकंड का पावर -2, माने कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही उत्तर रहेगा। कोई लोग बी बोल रहे हैं, कोई लोग सी बोल रहा है, क्या है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीवित प्राणियों की आवश्यक विशेषता है? माने कि कोई जीव अगर जिंदा है तो उसकी विशेषता क्या रहेगी? क्या बात है, क्वेश्चन कितना बढ़िया है। आप जिंदा हो कि मरे हो भाई साहब? अगर आप जिंदा हो तो उसकी विशेषता क्या है यहाँ पे पूछा गया। सबसे पहले तो भाई साहब सांस चलती रहनी चाहिए। जब तक सांस में सांस है और दिल में धड़कनें बची है तब तक हम बोलते कि कोई भी जीव जिंदा है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे सांस होनी चाहिए। सांस तो है ही नहीं, सांस तो चली गई। क्या बचा है? जी हाँ बढ़ रहे हो है,
मूव कर रहे हो जी हाँ, रिप्रोड्यूस कर रहे हो हाँ, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए, और ये रही लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कर रहा है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन कर सकता है। ग्रोथ, बाढ़ होती है। मूवमेंट, घूम फिर सकता है। रेस्पिरेशन, श्वसन कर रहा है। सेंसिटिविटी, गर्म है या ठंडा होना पता चलता है। उसी तरह से न्यूट्रिशन, खाना पीना खाते हैं भाई साहब। ये जितनी भी यहाँ पे विशेषताएं नजर आ रही है, ये सभी के सभी किसी जीवित वस्तु की या जीवित जीव की विशेषता है। अगर मर गया तो समझ लीजिए इसमें से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पौधा को वायु लेने और छोड़ने में मदद, ओके ठीक है ठीक है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है, विच ऑर्गन इन द प्लांट हेल्प्स टू टेक एयर इन एंड आउट, मान के हवा अंदर और बाहर लेने में कौन मदद करता है। तो अगर यहां पे ऑप्शन ई होता बीपीएससी वाला, मोर देन वन ऑफ अबव, तो उस टाइम पे आंसर आपका मोर देन वन ऑफ अबव होता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीव्स और स्टोमेटो ये दोनों भी क्या करते हैं, लीव्स का ही पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों भी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों भी रहना चाहिए। और आपने एक्चुअली सुना भी होगा कि कुछ पौधों के अंदर जो है ब्रीथिंग रूट्स भी होते हैं, जिनको हम हैलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोफाइट्स बोलते हैं। वो रूट्स भी एक्चुअली आप शोषण करने का काम करेगा। पर जितने हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अगर आप चूज करोगे तो आप आंसर क्या करोगे, चलो बताओ। जितने आपको ऑप्शन दिए गए उनमें से आप किसे जो है मोर डेफिनाइट बोलोगे, तो वो रहेगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा। क्या होता है जी? स्टोमेटा। क्या रहेगा? मोर करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? स्टोमेटा रहेगा। ओके, जिसे हम क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। ये हमने कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में पहले भी मैंने बताया है कि पोटेशियम आयंस होते हैं, किस में होते हैं जी? आपके गार्ड सेल्स में होते हैं, जो आपको मदद करते हैं। उसके अंदर जो गार्ड सेल, उनके अंदर टर्जिडिटी प्रेशर जो होता है उसे मेंटेन करने में मदद करेगा। और उसी के मदद से पानी कम ज्यादा करना या रंध्र को खुलना और बंद करना, इसमें मदद करने वाला एक आयरन वो है पोटेशियम, ठीक है। और उसकी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहां पर पाया जाता है जी? आप सभी को पता है कि जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम क्लोरोफिल पिगमेंट बोलते हैं, उसका मुख्य घटक अगर कोई होगा तो वो है आपका मैग्नीशियम। किसका जी? फोटोसिंथेटिक मटेरियल, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं या क्लोरोफिल बोलते हैं, उसका मुख्य घटक क्या रहेगा जी आपका? वो रहेगा आपका मैग्नीशियम। और उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, थोड़ा फास्ट आंसर क्वेश्चन लेना है, क्योंकि इनके बारे में हमने लगभग पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ाया हो। ये बस छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पीआरटी लेवल के हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज सीन इन द इंसेक्टिवोरल प्लांट्स, द कैचिंग द इन, यही उसका उत्तर रहेगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, कितना इजी इजी क्वेश्चन है भाई साहब, बताओ कितना इजी इजी क्वेश्चन है। इसके शब्द में ही छुपा है कि वो कीट भक्षी होता है। कैसे होती है? कीट भक्षी होता है। तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकते हैं? कीट पकड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कीट पकड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछो छोटा सा, चलो बताओ, कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं कि नहीं होते हैं? चलो आंसर करो। मैंने आपको पूछा कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी मान के ऑटोट्रॉफिक होते हैं या नहीं होते हैं? चलो जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। जी बिल्कुल सही बात बोले, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यस, बिल्कुल सही बात। और इसीलिए इनको कौन से लेवल पे रखा गया है जी? ये एक्चुअली आपके उत्पादक होते हैं। अगर मैं फूड चेन या फूड वेब की बात करूंगा, ये उत्पादक के रूप में इनको गिना जाता है। और ये होते आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। कहां पर होते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होते हैं। बराबर है जी, क्लियर है। और उसी तरह से मैं अगर अमरबेल की बात करता हूं, तो अमरबेल
ये कौन से प्रकार का पौधा है जिसे हम कुस्कुटा या कसकुटा बोलते हैं? चलिए, क्या ये स्वयंपोषी होते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। वो स्वयंपोषी होते हैं क्या जी? जी बिल्कुल भी नहीं। ये स्वयंपोषी नहीं होती है, ये स्वयंपोषी नहीं होते हैं, ये हेट्रोट्रोपिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक्स होते हैं, माने कि ये कैसे होते हैं जी? विषम पोषी होते हैं, बराबर है। और इसी का मतलब ये कौन से प्रकार के जीव होते हैं? ये एक प्रकार के पैरासिटिक प्लांट है। कैसे है? पैरासिटिक प्लांट है, जो दूसरे जिंदा जीव जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर बढ़कर अपना न्यूट्रिशन उनसे हासिल करेंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये रहा आपका पिचर प्लांट, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़े हैं कि ये एक प्रकार का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जिसे हम कीटभक्षी पौधे बोलते हैं। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये पौधे कीट क्यों खाते हैं? ये पौधे कीट क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? चलो बताओ। क्या इनसे उसे कुछ ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। कीटभक्षी पौधे कीट इसलिए खाते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन मिल सके। क्या मिल सके? उनको नाइट्रोजन मिल सके। और हमने पढ़े भी है कि ये कीटभक्षी पौधे अक्सर उन जगहों पर पाते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रकृति ने इनको इस तरह से बनाया है कि वो कीटों को खाकर, उनको पचाकर, उनको गलाकर उनमें से नाइट्रोजन की प्राप्ति करती है। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। देखो कैसे कैसे पाए जाते हैं। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? ये आपके भाई साहब सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो अभी अभी हमने पढ़े हैं कीटभक्षी पौधा वो है आपका पिचर प्लांट। कौन सा है? पिचर प्लांट। कौन सा है? पिचर प्लांट। ओके, कोई भी कसकुटा नहीं बोलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कर देंगे। परजीवी पौधा कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? परजीवी पौधा पूछा गया, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी, फास्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा कसकुटा। परजीवी पौधा कसकुटा, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? अमरबेल। इसे हम क्या बोलते हैं? अमरबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा पैरासिटिक प्लांट। इस तरह से जो है आपको अक्सर देखा होगा आपने कि किसी हरे भरे पौधे के ऊपर जो है ऐसे पीले रंग की जो तंतु तंतु में जो बेल होती है, बस सब ऐसे फैली हुई नजर आएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपको तंतुमय नजर आ रहा है, ये एक प्रकार का पैरासिटिक माने कि परजीवी पौधा होता है, जिसका नाम है अमरबेल। और उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, चलो इसका आंसर कर देंगे। कार अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, माने कि एक कार समान वृत्तीय गति करती है। समान वृत्तीय गति करती है तो कार का त्वरण कितना रहेगा? चले जी आंसर करेंगे सभी लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कर रही है, मान कि कोई चीज जो होती है भाई साहब एकदम गोल गोल गति में घूम रहे विदाउट विदाउट एनी चेंज इन मोशन, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके सीडीएस 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है भाई साहब आपने थोड़ा सा गलत दे दिया। इसका आंसर रहेगा नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा? नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि जब कभी भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करते हैं तो उस चीज के ऊपर दो प्रकार के एक्सेलरेशन एक्ट होते हैं, दो प्रकार के त्वरण जो है इसके ऊपर एक्ट करेंगे। पहला रहता है टूवर्ड द सेंटर, जो केंद्र की तरफ ऐड करे, और दूसरा होता है टैंजेंट टू द सर्कल, इसे बोला जाता है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसे बोला जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। और ये दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होती है, पर एक आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है पर जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट माने कि समान रहेगा, ना बल्कि
जीरो रहेगा। ना ना, जीरो नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को जो है जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, यहाँ पे एक जो है बहुत बढ़िया एक न्यूज भी दी गई है। हैप्पी बर्थडे टू जूल्स वेर्ने। जूल्स वेर्ने को अगर आप पहचानते नहीं हो तो इनको विज्ञान कथा का जनक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाई है जिससे विज्ञान को समझने में जो है आसानी हो रही है। इन्होंने हमारी अंतरिक्ष के बारे में, इन्होंने हमारे पृथ्वी के बारे में, हमारे हमारे जीव जगत के बारे में और पेड़ों पौधों के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां बताई है जो जनरली हमारे पास तो नहीं, पर जो फॉरेन कंट्रीज है उनके बुक्स में वो कहानियां शामिल है। और वो कहानियों में एक्चुअली विज्ञान मय दुनिया दिखाई जाती है, ना बल्कि हमारी यहाँ पे एक राजा होती है, एक रानी होती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके 4 बच्चे हो जाते हैं और राजा रानी मर जाती है। भाई साहब काहे की दुनिया है ये, राजा रानी की दुनिया बता रही जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे भी वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने कहानियों से विज्ञान को पढ़ाने की कोशिश की है। तो मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आपका सच में फैन हूं, मैं भी फैन हूं उनका, ठीक है। पर मुझे याद नहीं था कि उनका बर्थडे। थैंक यू टेक्निकल टीम, थैंक यू फैज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बताइए, संवेगों को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? फास्ट, अजीब कहानी है ना जफरान जी, मैं वही बोल रहा हूं, क्योंकि हम भारतीयों को वो कहानी पता ही नहीं है जिसे विज्ञान भी हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बच्चे हैं, बिल्कुल बता है। चलो बताए, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? एकदम इजी है, मोमेंटम। P इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसकी इकाई लिख देंगे सभी लोग, इसकी इकाई लिख देंगे सभी लोग। इसकी इकाई क्या रहेगी जी? इसकी इकाई रहेगी आपकी केजी मीटर पर सेकंड। क्या रहेगी? केजी मीटर पर सेकंड। और सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया, इसे लिख दिया, अगर मैंने जो हमारा रेखीय संवेग होता है उसे मैंने समय के साथ परिवर्तित कर दिया, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर मुझे मिलेगा फोर्स मिलेगा, माने कि क्या मिलेगा? बल मिलेगा। और ये आपका है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम द न्यूटन्स। यहां पे बोला गया है कि न्यूटन के फोर्स की जो डेफिनेशन, जो परिभाषा की है, वो न्यूटन का कौन सा लॉ था, कौन से नंबर का लॉ था? तो अभी अभी मैंने बताया है, वो है आपका सेकंड लॉ। dp अपॉन dt इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और यही होता है हमारा बल। ये है आपका सेकंड लॉ, ये है आपका सेकंड लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एसएससी आरआरबी 2018 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कर देंगे। और ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। और उसी तरह से अगर आप PYQ, जैसे कि मैंने इसमें भी बताया था कि अगर आप PYQ का कोर्स लेना चाहते हो जहां पे लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्लस के PYQs आपको मिलेंगे, अगर आप पेड वाले बच्चे हैं, अगर आप पेड कोर्स परचेस कर ले हो, तो आज के दिन, आज केवल रात 12 बजे तक ये आपको सिर्फ 99 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप पेड वाले बच्चे हो तो आज के आज इसे खरीद कर जो है अपनी तैयारी और भी सुनिश्चित कर दीजिए टीचिंग परीक्षा के साथ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, और कल भी जब आप टीचर बन जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे और वो भी जवान हो जाएंगे, तब मैं बुरा हो जाऊंगा, तब भी मैं बोलूंगा कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करना है कि एक ही गुरु मंत्र है, वो है आपके PYQ। तो परचेस कर अभी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और ये एक क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैंने होमवर्क दिया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कल हमारा संडे को मैराथन है 2 बजे, वहां पे भी आपकी प्रेजेंटी जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।